बार फिर से स्वागत है आपका और हम बातचीत कर रहे हैं एसपी तुलशान जी से और साथ ही में साथ है शैलेंद्र जी भी। और हम लोग बजट से बात कर रहे थे कि किस तरीके से बजट आया और उसको आप कैसे समझें और आपके लिए उसमें से टेक अवे क्या है। लेकिन जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि तुलशान जी अगर आए हैं और स्टॉक की बात ना हो तो आपको थोड़ा सा अधूरा लगेगा, तो सीधे चलते हैं तुलशान जी की बात। तुलशान जी, बजट तो आ गया, बहुत सारी चीजें आपने हमें समझाई। अब निवेशकों के मन में होता है कि सोमवार से क्या करें, कहाँ खरीदने के मौके हो सकते हैं, कहाँ बड़े वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो आपकी नजर कहाँ पे है इस समय सबसे ज्यादा? देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एक तो जो अनिश्चितताएं थी कि बाजार में आपको मई तक कुछ नहीं करना चाहिए, वो कम से कम एक माहौल खत्म हुआ है। आधा आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल मैच जो का रिजल्ट आ गया वहां पे जीत हुई है। तो आप निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को पहल करिए। इसमें निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग सरकार को, मैं कोई यहाँ पे कोई किसी का पॉलिटिकल ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा हूँ कि मैं किसी के लिए कैनवासिंग कर रहा हूँ, कि निश्चित रूप से प्रेजेंट सरकार के लिए एक माहौल बन रहा है कि उनको एब्सोल्यूट मैंडेट मिलने के है। अगर ऐसी चीज बनती है तो मार्केट में एक्सट्रीमली पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो आप निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि इंटरिम पीरियड यानी फरवरी से लेकर के मई तक में आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी मिड कैप और फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे। और जैसे मैंने बताया कि आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी, जैसे Q3 के जिस हिसाब से नंबर आए थे, कई कंपनियों में तो ऐसे एक्सपेक्टेशन था कि शायद वो लॉस भी रिपोर्ट करे, बट उन्होंने अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है, ग्रोथ टारगेट मेंटेन किया। निम में जरूर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 20-30-25-30-33 पॉइंट का, उसमें कोई बहुत बड़ी इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन चीजों को देखते हुए मेरा फोकस रहेगा सेक्टर वाइज। अगर मैं पहले चलूं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फार्मा और चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक में एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं स्टॉक का हर एक सेक्टर से अगर पिकअप करने की कोशिश करूं, तो जैसे मैंने बताया कि आपका फोकस जो है फ्रंटलाइन पे होना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मेरे दो स्टॉक्स होंगे, एक होगा एचडीएफसी लिमिटेड और दूसरा होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज जिस हिसाब से उनका रिजल्ट आया है और जिस हिसाब से उन्होंने आगे गाइडेंस दिया है। दूसरे जो स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, उसमें रियल एस्टेट में वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर फोकस आपका होना चाहिए फ्रंटलाइन पे। तो उसमें आपका एक दूसरा स्टॉक्स है इंडिया बुल रियल एस्टेट। अगर आप एफएमसीजी के एंगल से चले तो आपको ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर मैं इसलिए कह रहा हूं कि Q3 के नतीजे थोड़े खराब आए, उसको प्राइस में फैक्टर इन काफी हो चुका है और वो काफी अपने आप में पॉजिटिव दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल्स में जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र से देखें या फिर जिस हिसाब से क्रूड स्टेबिलाईजेशन हुआ है, फिर से फाइनेंसिंग स्कीम्स अवेलेबल है, तो उसमें 2 या 3 स्टॉक्स काफी अच्छे बैठते हैं। मैं हर एक कैटेगरी से एक एक स्टॉक को पिकअप करूंगा। मारुति हो गया पैसेंजर व्हीकल से, एस्कॉर्ट्स हो गया एग्रीकल्चर के एंगल से, ट्रैक्टर और बजाज ऑटो हो गया टू व्हीलर से। तो ये मेरी 3 पिक होगी ऑटोमोबाइल्स में। फार्मा में, जैसे फार्मा में सिलेक्ट फार्मा कॉल निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनियों का बॉटमिंग आउट हुआ है और जिस हिसाब से अमेरिका में अब चीज का एक रिवाइवल आ रहा है, तो इसमें ऑरोविंदो फार्मा, बायोकॉन और डीवीज लैब, ये 3 स्टॉक्स काफी अच्छे पोटेंशियल दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेरे 3 स्टॉक्स पे काफी फोकस रहेगा, कोटक बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। वैसे मैंने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के थ्रू कवर कर दिया है, तो आपको अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन 3 बैंकों पे फोकस रखिए। पीएसयू में जैसे मैंने बताया एसबीआई। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक के लिस्ट हुए, लेकिन मैं यहाँ पे निवेशकों को सिर्फ एक उनके लिए जो मार्गदर्शन देना चाहूंगा कि इवन स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक्स जो है वो भी बॉटमिंग आउट की तरफ है, लेकिन आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। Q3 के सारे नंबर जो है 15 फरवरी तक आएंगे, उसके बाद में आप निश्चित रूप से कॉल लीजिए। और कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा मैं जो कि करीबन मैं कहता हूं कि 8 से 10% आपका स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में होना चाहिए और करीबन 10 से 15% का एक्सपोजर आपके पास आपका जो है मिड कैप में होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि 50% लार्ज कैप और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में होवे। पी मल्टीपल्स को जरूर ध्यान में रखें कि थोड़ा सा महंगा होवे, लेकिन अदरवाइज स्मॉल कैप और मिड कैप भी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है अगर आपको इंडेक्स को, आपको अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स से आउट परफॉर्म करना है। तो तुलसीन साहब, एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आपने एफएमसीजी में 3 स्टॉक्स का नाम लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और गोदरेज प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। खासकर अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया को देखें, एक स्टॉक 31% ऊपर है एक साल के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ब्रिटानिया तो 38% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ एक बड़ा फायदा है कि 1-1.5% ऊपर है। तो इस लेवल पे भी अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई देखें तो ये लगभग 68 के आसपास है, ब्रिटानिया का पीई उसके उतना ही है। इस लेवल पे भी क्या बाइंग बनती है? देखिए शैलेंद्र जी, आपका पॉइंट वाजिब है, लेकिन जिस हिसाब से अगर हर कंपनी पर, चौथी मैंने इसमें डाबर भी ऐड किया था, अगर आप जिस हिसाब से देखें, अगर मैं पहले क्विकली एचयूएल पे चलूं, निश्चित रूप से पी मल्टीपल काफी हाई है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई है और उनका एक
वॉल्यूम ग्रोथ देखिए जो Q3 के उनके जो सभी जो FMCG कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अब जाकर के जो उन्होंने गोदरेज स्मिथक्लाइन कंज्यूमर को जो लिया है उसमें EPS एक्रेटिव बनने जा रहा है। तो आप हर एक का आप एक ग्रोथ रोड मैप देखिए। दूसरी चीज आई है ब्रिटानिया में, जैसे मैंने बताया कि आज जो किसानों की हालत है वो है हायर प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वजह से, जिससे प्राइस गिर रहे हैं। तो इससे जुबिलेंट फूड हुआ, ब्रिटानिया हुआ, जो मेनली बिस्किट्स में है, FMCG प्रोडक्ट्स में, उनको काफी एडवांटेज मिलता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट उनका कम कम हो रहा है। और ब्रिटानिया ने जो अपनी पॉलिसी बनाई कि जो वर्तमान में 70-75% उनका बिस्किट से शेयर आता है, वो 50% उस शेयर को गिरा करके आगे करने जा रहे हैं। तीसरी चीज डाबर में हमने देखा Q3 के नंबर्स अभी आए, वॉल्यूम ग्रोथ 12%, और जिस हिसाब से उनको भी एडवांटेज है उनके जो एग्री प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सारी की सारी FMCG जो है ये एग्री रिलेटेड है। अगर आपको एग्री में पुश मिलता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और वहां पे उन चीज को इनको एडवांटेज मिलेगा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट द रीजनेबल कॉस्ट। और गोदरेज कंज्यूमर में क्योंकि इंटरनेशनल प्ले है उनकी, इंडोनेशिया में कंपनी है उनकी, है अफ्रीका में है, वर्तमान में अफ्रीका ऑपरेशन थोड़े से परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस काफी अच्छा है, प्रमोटर्स पे काफी कंफर्ट है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि आप सारे के सारे स्टॉक्स को 60 के या 50 के पी मल्टीपल पर नहीं ले सकते, लेकिन FMCG सेक्टर पर से आपको कम से कम 40 के नीचे कोई भी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। अगर मैं जैसे चाहूँ, चाहे कोलगेट हो, वो 40-42 के पी मल्टीपल पे चलता है, IT से जो सीन प्रोडक्ट होने की वजह से 32-33-34 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। तो आपको अगर आप FMCG को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते या नकार नहीं सकते पोर्टफोलियो से, तो उस केस में आपको 40 से 60 का पी मल्टीपल एज अ बेंचमार्क FMCG स्टॉक्स के लिए मान के चलना पड़ेगा। तुलसीचंद साहब, 3 स्टॉक्स और आपसे डिस्कस करते हैं, मारुति, बजाज ऑटो और आपने एस्कॉर्ट्स का नाम लिया। इन 3 शेयरों में काफी बिकवाली आई है पिछले 1 साल में। मारुति लगभग 26% नीचे है, एस्कॉर्ट्स में 22% की गिरावट है। ये शेयर्स आपको इस लेवल पे आप कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए? देखिए, मारुति पे अगर मैं पहले आऊं तो अगर आप Q3 का परफॉर्मेंस देखें तो उनके Q3 के निश्चित रूप से मंथली सेल्स हिट हुए, Q3 के रिजल्ट्स काफी खराब आए, लेकिन उसके कई कारण थे। उस वक्त कमोडिटी प्राइसेस का एक था, पेट्रोल डीजल जो हमको पता है क्रूड का जो भाव बढ़ा पिछले 2-2.5 महीने से गिर रहा है, उसके पहले काफी ज्यादा अफरा तफरी थी, तो लोगों की बाइंग नहीं थी। तीसरी चीज, फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी। और अब जो सिचुएशन पूरी चेंज हुई, सबसे बड़ी तो चेंज हुई पेट्रोल डीजल पे जो है प्राइसेस काफी कम हो गए, फाइनेंसिंग अब इजी अवेलेबल है। और इसके अलावा इस ऐसे माहौल में भी कंपनी का मैनेजमेंट जो हमेशा कंजर्वेटिव रहा, उन्होंने ग्रोथ टारगेट दिया FY20 के लिए 8% का, जो अपने आप में, और प्राइसिंग पावर उनमें वापस आई है, नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपको मारुति जैसा पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो आपको ऐसे समय पे ही लेना चाहिए, उसमें कोई औचित्य नहीं, अगर आप उसे 9,000, 9,500 या 10,000 में बाई करें। सिमिलरली आप आइए एस्कॉर्ट्स में, उनका रेलवे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट्स अपने आप में काफी अच्छा कर रहा है। और अगर आप ट्रैक्टर सेल्स देखें तो महिंद्रा को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल उनका देखें, आज भी 9 महीने का जो सेल्स आया उनका, वो करीबन 17-18% का ग्रोथ है YOY। और तीसरी जो चीज है बजाज ऑटो, अगर आप उसमें देखें, कैश रिच कंपनी है, 12-13-14 हजार करोड़ का उनके पास कैश और इन्वेस्टमेंट्स है ग्रुप कंपनी के। और वो आज भी अगर FY20 के मैं पी मल्टीपल पे जाऊं तो 13-14 के पी मल्टीपल अब आपको मिलता है, जिसमें मैं कैश और इन्वेस्टमेंट्स को माइनस नहीं कर रहा हूं। और एक कंपनी की जो एक पॉलिसी रही है वो है कि फिलहाल उनको मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन। और अगर कोई भी कंपनी स्ट्रेटेजी करती है तो कॉन्शियस स्ट्रेटेजी होती है कुछ सम टाइम के लिए, और निश्चित रूप से जब एक बार उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा उसके बाद में उनको प्राइसिंग पावर भी आएगा, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी उनका एक फोकस है। तो अगर आपको कोई चीज में भी ग्रोथ हो इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उस कंपनी पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए एट द लीस्ट वैल्यूएशन। तो जैसे मैंने बात की, FMCG आपको 55-60 के पी मल्टीपल पे एक पेन दे रहा है या फिर थोड़ा महंगा लगता है, तो बजाज ऑटो आपको 12-13 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और एस्कॉर्ट्स आपको 15-16 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? मारुति तो आपको 22-23 के पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होकर के ऐसी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, ऑटोमोबाइल में जाकर आपको चुनना हो तो तीनों कंपनियों का प्रेजेंस होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये बेहतरीन आपको स्टॉक्स बताए गए जो आपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वो कई सेक्टर्स हैं, FMCG से NBFCs भी हैं और ऑटोज में, जो काफी